शहीदों के ऊपर ही सुनाना चाहती हूँ मैं। वो सरदार भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। वो सरदार भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि के ही जला दिए। जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि के ही जला दिए। लकड़ी की जगह पर कोयला था, मिट्टी के तेल में घोला था। लकड़ी की जगह पर कोयला था, मिट्टी के तेल में घोला था। नहीं अगर तगर घी गोला था, बिन मंत्र सारे जला दिए। वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सतलुज के किनारे जला दिए। जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि के ही जला दिए। फल फूल पात सब खड़े रहे, झाड़ कीचड़ सब पड़े रहे। फल फूल पात सब खड़े रहे, झड़ झड़ कीचड़ में पड़े रहे। झाड़ बोझड़े खड़े रहे, बादाम छुआरे जला दिए। जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि के ही जला दिए। सरदार भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। जब तक ये शासन खाक न हो, ऋषियों का भारत पाक न हो। जब तक ने शासन खाक न हो, ऋषियों का भारत पाक न हो। स्वराज मिले बिन ताक नहीं, ऐसे अंगारे जला दिए। जो उनके साथी बाहर थे अग्नि के बिन ही जला दिए। 10-5 मिनट पहले जिसने कर ली सगाई रविन से, 10-5 मिनट पहले जिसने कर ली संधि थी इरविन से। वे तीनों भाई इरविन से कुआरे के कुआरे जला दिए। वे तीनों भाई इरविन ने कुआरे के कुआरे जला दिए। जो उनके साथी बाहर थे बिन अग्नि के ही जला दिए। बिन अग्नि के ही जला दिए, बिन अग्नि के ही जला दिए। बहुत बहुत आभार। आइए चलिए डॉक्टर राजीव कुमार आर जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। भारत को समझो अभियान इस पवित्र मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, बहन जी ईश्वर देवी जी, श्रद्धा के योग्य श्री राम भज मदान जी, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल नरुला जी, श्री सुरेश गर्ग जी, विमलेश कुमार जी, कैप्टन सुभाष चंद्र जी भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। उनके लिए भी मैं नमन करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे इस
कार्यक्रम को निरंतर ऊंचाई देते रहे। रहने वाले आयोजक संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी और सभी सम्मानित साथियों, मेरे से पूर्व में भजनोपदेशन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रही बहन दया आर्या जी। आज हम अपने इतिहास का और अपने देश का वास्तविक बलिदान दिवस, शहीदी दिवस जिसको उर्दू में कहा जाता है, मना रहे हैं। एक और शहीदी दिवस भी आता है, संकेत से आप समझ लीजिए। और आज का जो बलिदान दिवस है वो इस भारत के यश, गौरव और क्रांतिकारी स्वरूप से जुड़ा हुआ दिन है। इसने हमारी सोई हुई जवानी को जगाने का काम किया। और विशेष बात यह थी कि महर्षि दयानंद जी और आर्य समाज का उन पर सीधा प्रभाव था। आज हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं को यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे जिनसे ये स्पष्ट हो कि महर्षि दयानंद जी और उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इन नेताओं ने किस प्रकार देश को आजाद कराने में अपनी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। ये बातें तो बहुत सुनी जाती हैं कि अमुक समय पर उनका जन्म हुआ, अमुक समय पर उन्होंने घटना की उसमें सम्मिलित हुए और उसके पश्चात उनका अमुक तरीके से बलिदान हो गया। परंतु आज कुछ उससे हटकर ऐसे विषयों को लाने का प्रयास करेंगे जो कम चर्चा में आते हैं या लाए ही नहीं जाते हैं। विचारधाराओं को चोरी करके या विचारधाराओं को भी बलात् इतिहास के पन्नों से दूर फेंक कर देश के क्रांतिकारियों को, देश के महानायकों को अपने साथ जोड़ने का घिनौना प्रयास इस देश में किया गया है। और उस प्रयास का सबसे अधिक कोई शिकार हुआ है तो सरदार भगत सिंह हुए, जिन पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं और ये दिखाने के लिए लिखी गई हैं कि वो विचारधारा से वैचारिक रूप से कम्युनिस्ट थे। कांग्रेसियों ने क्योंकि सीधे उनका विरोध किया था, इसलिए वो विचारधारा को चुरा नहीं पाए और वो नहीं कह पाए कभी कि वो कभी कांग्रेसी थे या कांग्रेसी ही थे, अन्यथा वह भी कह सकते थे। लेकिन क्रांति के नाम पर कम्युनिस्टों ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और वे थे क्या? आज उनके बलिदान दिवस पर हम इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करेंगे। उनके भाई कुलतार सिंह की बेटी श्रीमती वीरेंद्र सिंधु ने पुस्तक लिखी, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, ये इस पुस्तक का नाम ये रहा। इसमें उन्होंने इन बातों का खुलासा किया है कि उनकी मौलिक विचारधारा क्या थी और वह किस
विचारधारा से जुड़े हुए। जिस प्रकार से नेहरू के बारे में उनकी बहन कृष्णा हटी सिंह ने पुस्तक लिखी और उससे हमें कितने ही तथ्यों की जानकारी होती है, पर क्योंकि वह देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बेताज के बादशाह बोले गए और वो पता नहीं क्या क्या विशेषण रहे, चाटुकार लोगों की बड़ी फौज उनके पीछे बाद तक लगी रही जब तक सत्ता में रहे। ऐसे देश में बहुत लोग होते हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द मलाई चाटने के लिए घूमते रहते हैं। उन लोगों ने उनका खूब महिमा मंडन किया और उनकी बहन से जो कुछ सुना था उसको बढ़ा चढ़ा करके बाद में प्रचार प्रसार करते रहे। परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य कि इन क्रांतिकारियों के परिजनों ने, परिवार वालों ने समय समय पर क्या लिखा, क्या बोला, क्या कहा, वह सब उपेक्षित कर दिया गया और उन पर नए नए तरीके की पुस्तकें लिखी गईं, नए नए तरीके के विचारों से उनको लादा गया और हम इस बात के लिए अभिशप्त हो गए कि हम उनकी बनाई हुई बातों में आने लगे क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। तो आज उन चीजों पर हम विचार करते हैं। देखिए, एक सत्याग्रह कार्यक्रम कांग्रेस का हो रहा था। उस कार्यक्रम के लिए बलिदानियों के जत्थे जा रहे थे। सत्याग्रह में सम्मिलित होकर के जेलों के लिए ये जो चले जा रहे थे वो लोग, ये जो आजकल हम सुनते हैं एक नारा कभी धरना प्रदर्शनों के अवसरों पर, कहाँ चले भाई कहाँ चले ये दीवाने कहाँ चले, दूर से उधर से आवाज आती है जेल चले भाई जेल चले। ये उन्हीं क्रांतिकारियों के बोल थे और ये उन क्रांतिकारियों के नहीं, उन आर्य समाजियों के बोल थे जो उस समय आर्य समाज की ओर से जाकर के सत्याग्रहों में भाग लिया करते थे। मैंने पहले भी कहा था और मैं प्रमाणों के आधार पर ही रखने का, अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो आर्य समाजी मूल रूप से ना हो तो वह सोच सकता है कि शायद आर्य समाज की गरिमा का अनावश्यक महिमा मंडन करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जहां से बोल रहा हूं वहां का हवाला भी दे दिया जाए। तो मैं यहां भी बताना चाहूंगा कि ये विचार आर्य समाजियों का, तो मैं पहले भी कह रहा था कि आर्य समाजियों ने एक समय ऐसा आया था कि जब कांग्रेस के मंचों पर जाकर के कांग्रेस के मंचों को हथियाने का प्रयास किया था। उस स्थान पर खड़े होकर के देश की युवा शक्ति को अपने तरीके से मोड़ने का प्रशंसनीय प्रयास किया था, अभिनंदनीय प्रयास किया था। तो जिस समय वो सत्याग्रह चल रहा था तो कांग्रेस ने अपनी ओर से मौलाना हसरत मोहानी, कांग्रेस के एक नेता थे मौलाना हसरत मोहानी, मैंने आपको बताया था कि 1921 में पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प लेने के लिए, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने का संकल्प लेकर के सबसे पहले इसी व्यक्ति ने कांग्रेस की मीटिंग में उसको प्रस्तुत किया था, मौलाना हसरत मोहानी ने। तब वह गिरा दिया गया था, लेकिन यही प्रस्ताव अगले 8 वर्ष तक कांग्रेस की मीटिंग्स में आता रहा, कांग्रेस के अधिवेशनों में आता रहा और अंत में जाकर के 1929 में इसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त हुई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कुछ समय के लिए नेताजी के साथ नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आ गए थे, मोतीलाल नेहरू भी आ गए थे। इन लोगों के प्रयास से वो 1929 में जाकर के स्वीकार हुआ था। प्रसंग यह है कि मैं मौलाना हसरत मोहानी को यहाँ पर क्यों आज याद करने लगा हूँ, तो उस प्रसंग पर ही आता हूँ। उनको ये जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी कि आप जाकर के ये पता लगाइए हमारे इन सत्याग्रहों में अधिकांश लोग किन किन क्षेत्रों से आ रहे हैं, कौन से संगठनों से आकर के हमको अधिक सपोर्ट प्राप्त हो रही है।
तो उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी ओर से दी थी, मौलाना हसरत मोहानी ने देश की अनेक जेलों का निरीक्षण करने के उपरांत, मौलाना हसरत मोहानी पहले व्यक्ति थे कांग्रेस के इतिहास के लेखक, पट्टाभी सीतारामैया नहीं, मौलाना हसरत मोहानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि सत्याग्रहों में आने वाले लोग और देश की विभिन्न जेलों में पड़े हुए लोग 80% आर्य समाज के हैं। ये बात वहां से निकल करके आई थी और आर्य समाज के लोगों को लेकर के मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था कि आज महात्मा गांधी के आदेश पर देश की स्वाधीनता के लिए गोराशाही की जेलों में बंद जो लोग कठिन कष्ट काट भोग रहे हैं, उनमें सबसे अधिक लगभग 80%, यही शब्द है वहां पर, आर्य समाजी थे, आर्य समाजी हैं। 1930 में हमारे देश में नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। इससे पहले 1874 में 30 और 26 यानी 56 वर्ष पहले महर्षि दयानंद अपने संबोधनों में, अपने व्याख्यानों में और अपने लेखन के माध्यम से यह कहते जा रहे थे, बोल रहे थे, लोगों को जगा रहे थे कि नमक के खिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता, नमक पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो आर्य समाज जब सक्रिय होकर के, आर्य विचारधारा से प्रेरित होकर के देश की आजादी के आंदोलन में कूदा और इधर गांधी ने कहा कि नमक कानून बनाया जाना, नमक पर टैक्स लगाया जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सत्यार्थ प्रकाश के एक एक शब्द को ब्रह्म वाक्य मानने वाले आर्य समाजियों को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ और वो इस बात के लिए कूद पड़े कि हम गांधी जी के साथ हैं। कार्यक्रम बढ़ा और बड़ी संख्या में आर्य समाजियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, बलिदान देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। जहां तक आज के नायक भगत सिंह जी की बात है, तो सरदार भगत सिंह जी के परिवार की 3 पीढ़ियां आर्य समाज से जुड़ी हुई थीं। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश की आर्य समाजों में सक्रिय रहे, वहां से संस्कारित हुए और वहां के लोगों ने सक्रिय सहयोग इनको हर स्थिति में देने का प्रयास किया। अनेक आर्य समाजें उस समय देश की ऐसी थीं जिनमें क्रांतिकारी जाकर के बड़े आराम से रात्रि प्रवास किया करते थे। कई कई महीने के प्रवास इन लोगों के उनमें हो जाते थे और वहां से इनको भरपूर सहायता जिस प्रकार की भी हो सकती थी वो मिलती थी। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, सरदार भगत सिंह जी का जन्म, सामान्यतया जन्म तिथि, जयंती हम 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाने का अपना दायित्व निर्वाह करते हैं, परंतु यह अपने आप में प्रमाणिक तिथि नहीं है। उनका जन्म गांव बावली, लायलपुर, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था और उनका जन्म जो हुआ था 1964 संवत
संवत 1964 में आश्विन शुक्ल 13 दिन शनिवार और प्रातः काल 6 बजे हुआ था। इससे जब मिलान करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये तिथि 19 अक्टूबर 1907 आती है। और आर्य समाज के लिए जो प्रामाणिक पुस्तक अब प्रकाश में आई है, जिसको मैं बताता रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का 80% योगदान, उस पुस्तक में इसी तिथि को प्रमाणिक माना गया है। विद्वानों ने देखा है कि तिथि दी है, सम्मत दिया है, दिन भी दिया है और समय भी दिया है, तो फिर इसकी वास्तविक तिथि कौन सी निकल कर के आती है? तो जो निकाली गई है तो वो 1964 में 1907 की 19 अक्टूबर बनती है। इस बात को हमें इसके निर्धारण करते समय ध्यान में रखना चाहिए और हम चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब इस बात को भी इस बार नोट कर लें। इस बार हम 28 सितंबर को न मना करके 19 अक्टूबर को ही इनका भगत सिंह जी का जन्म दिवस अपने इस मंच के माध्यम से मनाएंगे। अब आते हैं इनके दादा अर्जुन सिंह जी। किशन सिंह इनके पिताजी थे और दादाजी इनके अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह जी की पोती, पोती नहीं परपोती, श्रीमती वीरेंद्र सिद्धू, जो अपनी पुस्तक का जिसका नाम मैंने प्रारंभ में ही बताया है, वो उनके बारे में बताती हैं और भी दूसरे प्रमाण बताते हैं, जिनसे पता चलता है कि सरदार अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद जी से सीधे मिले थे और सीधे जुड़े थे। उनके बाद बेटा करतार सिंह, किशन सिंह ने उसी रास्ते को पकड़ा और उसके पश्चात तीसरी पीढ़ी में आकर के भगत सिंह और उनके भाइयों ने भी उसी रास्ते को पकड़ करके आगे बढ़ना आरंभ किया। सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाजी बने और जो उनके अन्य परिजन थे उस समय, उन्होंने भी अपने आप को इसी संस्था से जोड़ा और इसके पश्चात आजादी के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें जो दर्दनाक स्थिति बनी थी और बड़ी संख्या में हमारे लोगों को उस समय अंग्रेजों ने नरसंहार के माध्यम से समाप्त किया था, उसका गहरा प्रभाव सरदार भगत सिंह जी और उनके साथियों के दिल पर पड़ा। उनके भीतर ये आग पैदा हुई, भीतर की प्रेरणा शक्ति ये बनी कि हम देश की आजादी के लिए काम करेंगे और यहाँ पर जो विदेशी किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी तरीके से हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उन्हें यहां से भगा करके दम लेंगे। 1919 की ये घटना है और 1919 में उनकी अवस्था मात्र 12 वर्ष थी, परंतु जो उनके बारे में संस्मरण लोगों ने सुनाए हैं, जिनसे सरदार भगत सिंह जी ने कभी संपर्क किया या बातचीत की, उनसे ये पता चलता है कि उन्होंने देश की आजादी के लिए काम करने का संकल्प जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही ले लिया था। हमारे इस महानायक के चाचा अजीत सिंह ने डीएवी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। उससे ही अनुमान लगाइए कि परिवार में दादाजी ने उनको डीएवी में क्यों भेजा था। बात स्पष्ट थी कि डीएवी में उनको आर्य संस्कार प्राप्त होने थे। वह आर्य समाज के सत्संगों में दूर दूर जाया करते थे और वहां पर जाकर के
आर्य समाज की विचारधारा को लेकर के दूसरे लोगों को जगाने का भी काम करते थे। आर्य विद्वानों के विचारों को सुनते थे, प्रवचनों को सुनते थे। कट्टर राष्ट्रभक्त थे, इसलिए चाचा अजीत सिंह आर्य समाज के माध्यम से सीधे क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ गए। विचारधारा की चोरी करने वाले लोगों ने इन तथ्यों को कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस तरीके से आर्य समाजी परिवेश से पल बढ़ करके देश के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़े थे। स्वयं कहा करते थे कि सत्यार्थ प्रकाश का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव है और सत्यार्थ प्रकाश ने मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस बात को खुले मंचों से स्वीकार करते थे। जिस समय लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लाहौर में उन पर अंग्रेजों ने लाठियों का प्रहार करते हुए उनका प्राणांत कर दिया था, उस समय की उस घटना से भी इन क्रांतिकारियों के भीतर प्रतिशोध का लावा धधकने लगा था। देश बंधु चित्तरंजन दास जी की पत्नी श्रीमती वासंती देवी ने उनके शांति यज्ञ पर होने वाली सभा में शेरनी की भांति दहाड़ते हुए कहा था कि आज मैं एक अबला बंगाल से चल करके आपके बीच आई हूं। पंजाब के लोगों, मैं पंजाब के युवाओं से पूछना चाहती हूं कि क्या उनका खून ठंडा हो चुका है? यदि नहीं हुआ है तो वो सो क्यों रहे हैं? प्रतिशोध की अग्नि उनके भीतर जलती क्यों नहीं है? 1927 की घटना है और ये सरदार भगत सिंह और उनके साथी उस समय उस सभा में थे। बसंती देवी के प्रणास्पद वक्तव्य ने, उद्बोधन ने, उनके भीतर से निकले हुए उन शब्दों ने क्रांतिकारियों के हृदय को सीधे प्रभावित किया। और चूंकि सरदार भगत सिंह पंजाब से थे, इसलिए वहीं पर यह संकल्प ले लिया कि लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि पंजाब का युवा सोया हुआ नहीं है। पंजाब के युवा के भीतर राष्ट्रभक्ति सिर चढ़कर बोल रही है और समय आने पर हम उसका जवाब देंगे, बताएंगे, अपने आप को साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। यही हुआ। पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद परिस्थितियां पूर्णतया प्रतिकूल हो चुकी थीं। पूरी तरह अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था अब उनके सामने विकल्प केवल एक था कि अपने आप को बचाकर राष्ट्रभक्ति के कार्यों को और गति दी जाए। उन्होंने अपने आप को बचाते हुए इधर उधर जाकर के शरण लेते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ निरंतर जारी रखा। मेरे से पहले, जो भी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि गांधी जी ने कोई पत्र उनके लिए लिखा था कि तुम माफी मांग लो, मैं बहुत विनम्रता के साथ उनकी बात को काटते हुए नहीं, तथ्यों की शुद्धि के लिए
उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को फिर एक बार पढ़ें, और ये कहीं आया है तो उसको मंच के साथ साझा करें कि गांधी जी ने ऐसा कोई प्रस्ताव उनके लिए भेजा था। इन्होंने सरदार भगत सिंह जी ने अपने आप को उस समय आर्य समाज मंदिरों में ले जाकर के सुरक्षित अनुभव करना आरंभ किया था। कलकत्ता के आर्य समाज में इन्होंने जाकर के रहना आरंभ किया था और वहां पर 3 महीने निरंतर ये रहे थे। मैं जरा लाइट को ठीक कर लेता हूँ। सभी को एक बार पुनः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक लगातार हम लोग इसको मनाते रहें। आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी। तो 3 माह कलकत्ता के उस आर्य समाज में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था और अपने आप को माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित किए रखा। वहां पर उस समय तुलसी राम नाम के सेवक थे। तुलसी राम नाम के उस सेवक के साथ इनकी बड़ी अंतरंगता हो गई थी। बड़े मधुर संबंध उन दोनों के बन गए थे। जब वहां से चले थे उनसे ये कह करके आए थे कि आपको बहुत जल्दी ही एक ऐसी सूचना मिलेगी, खबर मिलेगी, जिससे आपको भी गर्व और गौरव की अनुभूति होगी। एक काम करना कि मेरे जो ये थाली और कटोरा है, मैं आर्य समाज के लिए और कुछ नहीं दे सकता। मैं आर्य समाज के लिए अपना ये थाली और कटोरा देता हूं, और यहां पर जो भी कोई महापुरुष मेरे बाद आए तो उसको इसी में भोजन देना और उनको ये बताना कि ये थाली और कटोरा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने उस समय उपरांत फिर वो महान कार्य किया जिसके लिए अंत में इनको फांसी पर झूलना पड़ा था, अर्थात असेंबली बम कांड। तब उस तुलसी राम को ये बोध नहीं था, ये जो बालक, ये जो युवा आज तेरे यहाँ पर टिका हुआ है, कल को ये इतना बड़ा काम करेगा और देश का इतना बड़ा नायक बनेगा। पर बाद में जाकर के उसको बड़ा सुखद अनुभव हुआ और उसने ये बात आर्य वीर दल के नायक ओम प्रकाश त्यागी जी को 1946 में जाकर के बताई थी। 1931 में इनको फांसी लगी। 1946 में जाकर के उस सेवक ने ओम प्रकाश त्यागी जी को यह तथ्य बताया कि ये थाली और कटोरा उनके दिए हुए हैं और उन्होंने मेरे से चलते समय यहाँ पर मुझसे ये कह करके गए थे। इस तरीके से ये तथ्य इकट्ठे किए गए और तब ये पुस्तक निर्मित हुई, जिससे ये पता चला कि इनकी मूल रूप से विचारधारा क्या थी। सालवाले जी का 25/4/1966 का एक पत्र है। 25/4/1966 यानी 25 अप्रैल का। उसमें उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि मुझे ओम प्रकाश त्यागी जी ने उसके तुलसी राम के हवाले से ये जानकारी दी थी। आर्य समाज कलकत्ता में जाकर के ये 2 बार रुके थे। दूसरी बार जो रुके थे उनका वो प्रवास 3 महीने का था। वहीं पर दुर्गा भाभी, जो हमारे देश की क्रांतिकारी आंदोलन की एक महान वीरांगना थी, रेलवे स्टेशन पर इनकी मुलाकात होती है। दुर्गा भाभी का बेटा उनके साथ था।
उधर से भगत सिंह आ गए थे और जब देखा कि पुलिस निकट है तो दोनों ने पति पत्नी का रूप बना लिया था। भगत सिंह उस समय अविवाहित थे, परंतु इसके उपरांत भी दुर्गा भाभी ने अपने आप को उनकी पत्नी के रूप में वहां पर परिचय कराया और इस प्रकार से पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक करके वे वहां से आगे बढ़ गए। अब इनके जो चाचा थे, इन्होंने अपने बारे में खुद ने एक पत्र अपने पिताजी के लिए लिखा था, भगत सिंह जी ने, और उसमें उन्होंने कहा था, इस पत्र का उल्लेख भी भगत सिंह जी की भतीजी सुपुत्री कुलतार सिंह, श्रीमती वीरेंद्र सिंधु, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, उन्होंने इस पत्र के बारे में बताया है और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अपने पिताजी से उस समय कहा था, पूज्य पिताजी नमस्ते, मैं जो का त्यों उसको पढ़ रहा हूं। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के हसूल के लिए वक्त हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायस कशिश नहीं है। मेरी ख्वाहिशें दुनिया की नहीं है, दुनिया वाली। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्त कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा कर रहा हूं, पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। इस पत्र से स्पष्ट है कि भगत सिंह जी का बचपन में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और यज्ञोपवीत संस्कार के समय ही उन्हें देश को देने का ऐलान, देश को देने की घोषणा उनके पूज्य पिताजी ने कर दी थी। यज्ञोपवीत संस्कार आर्य परिवारों में ही होते हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो बात दूसरी जो इसके बारे में आती है वो ये है कि उनके ये मैं थोड़ा सा निकाल देता हूं उसको सही तरीके से। उनके यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति जी, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि मैं एक बार लाहौर वच्छो वाली आर्य समाज से निकला तो एक बच्चा अचानक आकर के मेरे पैरों को छूता है, छोटा सा बच्चा है, और मैं उसको देखता रह जाता हूं। वो अचानक मेरे से बोलने लगता है, पंडित जी मैं अपना यज्ञोपवीत संस्कार आपके माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपकी विद्वता के बारे में लोगों से बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करें। जब ये बच्चा देश के लिए बलिदान हो गया तो तर्क विद्या वाचस्पति जी ने आजादी मिलने के बाद एक बड़े कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की थी, हिसार में। तब उन्होंने ये बताया था कि उस बच्चे का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार मेरे द्वारा हुआ था। तब मैं ये समझ नहीं पाया था कि ये बच्चा इतना बड़ा काम कर जाएगा दुनिया में, परंतु उसके हौसले को देख करके मुझे ये अवश्य लगता था कि ये बच्चा निश्चय ही आगे बढ़ेगा। तो ये प्रेरणा शक्ति उनके भीतर कहां से आ रही थी? निश्चित रूप से उनके भीतर ये प्रेरणा शक्ति उनके अपने पारिवारिक संस्कारों के कारण, आर्य संस्कारों के कारण आ रही थी। जिस समय लाला लाजपत राय जी गिरफ्तार हुए थे उस समय उनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने मांडला भेज दिया था। लाला लाजपत राय जी के साथ में सरदार भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह बड़ी गहराई के साथ जुड़े हुए थे। सरदार अजीत सिंह ने अपने आप को उनके साथ समर्पित किया और
महाशय कृष्ण जी ने, जिनका उल्लेख पूर्व में भी मैं कर चुका हूं और सभी आप परिचित हैं। महाशय कृष्ण जी आर्य समाज की एक बड़ी हस्ती थे, बड़े व्यक्तित्व थे। दैनिक प्रताप के वह संपादक हुआ करते थे। उन्होंने महाशय रतनचंद जी को, जो एक अच्छे आर्य समाजी कार्यकर्ता थे, उनको इस बात के लिए निर्देश दिया था कि आप अजीत सिंह को अपने यहां पर टिकाइए। उनकी तभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी सरदार अजीत सिंह की, जो कि सरदार भगत सिंह के चाचा थे। अपनी पत्नी से ये कह करके गए कि ये 1910 की घटना है, मैं जल्दी ही परसों को लौट करके आऊंगा। और वो परसों पता है कब आई थी? फिर वो परसों आई थी 37 वर्ष बाद। पाई थी कि तेरे पति हो सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही, बस मस्तिष्क में वही छवि बसी हुई थी जिस अवस्था में वे छोड़ करके गए थे। जब उन्होंने बैठ करके कुछ समय तक पुराने संस्मरणों को सुनाया, पुरानी कुछ बातों को सुनाया, तो उनको यकीन हुआ कि ये हमारे पति देव ही हैं। और फिर क्या घटना हुई थी? नेहरू और जिन्ना जिस प्रकार से दोनों अपने अपने देशों की सत्ताओं को हथियाने का खेल खेल रहे थे, और देश के भीतर, पंजाब के भीतर एक रेखा खींची जा रही थी, देश विभाजन की रेखा जबरन खींची जा रही थी। उसे सरदार अजीत सिंह सहन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा था कि जिन्ना और नेहरू जो कुछ कर रहे हैं वह उचित नहीं है, न ये बचाने आएगा ना वो बचाने आएगा, और मेरे देश के लोगों को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। आजादी से 1-2 दिन 4 दिन पहले की ये घटना है। 14 तारीख की रात को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला नेहरू सत्ता की युक्तियों में लग गया था। जिन्ना अपने देश का राष्ट्रपति बनने या पहला गवर्नर जनरल जो भी कुछ था बनने के लिए तैयारी करने लगा था। अनेक लोगों को उनके दुर्भाग्य पर छोड़ दिया गया था। वो हजारों, लाखों, मनी, करोड़ों में थी उनकी संख्या। 3 करोड़ हिंदू उस समय हिंदुस्तान का, हिंदू पाकिस्तान में रह गया था। वो किसके भरोसे छोड़ दिए गए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। हुकूमत उनकी थी, पुलिस उनकी थी, जो भी कुछ था सब कुछ उनका था। भारत का वहां कोई हस्तक्षेप नहीं था। उस कल्पना को करने मात्र से उस सूरवीर के दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि इन लोगों का क्या होगा। रात को जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो वह व्यक्ति बेचैन था। प्रातः काल में उठता है, दुखी होता है, और सरदार अजीत सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं कि सरदारनी, जिस उद्देश्य को लेकर के ये जीवन जिया था वह उद्देश्य आज पूर्ण हो रहा है।
देश को आजादी मिल रही है, परंतु इस लंगड़ी आजादी को देखने को मन नहीं करता। मेरे देश का क्या होगा? परिवार के लोगों को बुलाया, कहने लगे कि जो 2-4 बातें लिखनी है लिख लीजिए। परिवार के लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, सोच रहे थे कि ऐसे ही कह रहे हैं, थोड़े परेशान हैं, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, जैसा मन करे वैसा कर लेना। अब हम चलने की अनुमति लेते हैं आपसे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सरदारनी जी 1 मिनट जरा नजदीक आइए। सरदारनी निकट आ जाती हैं। तब सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह जी के चाचा अपने सोफे से उठते हैं और उनके पैरों को छू करके कहते हैं कि मैंने आपसे विवाह किया था, परंतु बहुत सारे कष्ट मैंने आपको जीवन में दिए। निश्चित रूप से मैं गुनाहगार हूं, कसूरवार हूं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें माफ कर दें। इस मर्म भरे शब्दों को सुनकर के सरदारनी पीछे हट जाती हैं। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। अंतिम समय के अंतिम शब्द थे। हाथ जोड़ करके सोफा पर पीछे को लेटते हैं, जय हिंद का ऊंचा उद्घोष करते हैं और संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। 15 अगस्त का वो दिन जब बहुत सारे लोग सत्ता षड्यंत्रों के खेल में लगे हुए थे, उत्सव मना रहे थे, उस दिन एक क्रांतिकारी ये कह करके संसार से चला गया था। सरदार भगत सिंह जी के भाई रणबीर सिंह, उनको एक बार आर्य समाज नैनीताल में वार्षिक उत्सव के अवसर पर बुलाया गया था। तब उन्होंने पत्र के माध्यम से यह सूचना दी थी और यह घटना 1965 की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा था कि परिवार में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि मैं आपके इस कार्यक्रम में आ सकूं। भगवान ने चाहा तो अगले कार्यक्रमों में अवश्य उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब उन्होंने कहा था कि माताजी का पंजाब से आना मुश्किल बताते हुए अनुपस्थित होने की सूचना दी जाती है। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और हंसराज जी द्वारा पूर्व के समारोहों में वहां सम्मिलित होने का हवाला भी उन्होंने दिया था। देखिए, जो परिवार के बुजुर्ग थे, अपने दादाजी, अपने चाचा जी, वो किस प्रकार से नैनीताल के आर्य समाज में उपस्थित होते रहे थे, उसको भी वो उसमें लिखते हैं। इस पत्र से भी पता चलता है कि किस प्रकार से ये परिवार पूर्णतया आर्य समाज के रंग में रंगा हुआ था और किस प्रकार से आर्य समाज का कार्य करते हुए उनको आनंद की अनुभूति होती थी। मासिक सार्वदेशिक दहली 1965 में ये लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें ये बात बताई गई थी, भगत सिंह के साथी कम्युनिस्ट विचारधारा के पत्रकार यशपाल विप्लव नाम की पत्रिका में अक्सर लेख लिखते रहे थे, प्रतिदिन लिखा करते थे। उन्होंने भी ये लिखा था, मासिक लखनऊ 1936 पृष्ठ 58-59 पर उन्होंने ये बात कही है
पंजाब के आर्य समाज की क्रांतिकारिता के अनूठे प्रभावों की चर्चा करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने ये बताया कि इस परिवार की इस क्रांति युद्ध में सब जगह सम्मिलित उपस्थिति रहती थी। उन्होंने इस बात को इस लेख के माध्यम से स्पष्ट किया है, पृष्ठ 58-59 पर, कि ये परिवार आर्य समाजी पृष्ठभूमि का था। एक क्रांतिकारी के बारे में एक क्रांतिकारी अपने पत्र के माध्यम से ये सूचना हमको दे रहा है। इससे भी पता चलता है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और किस विचारधारा से वह प्रेरित थे। जिस समय उनको फांसी के तख्ते पर झूलने की तैयारियां कराई जा रही थी, उससे पहले जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो उस समय वे अपने साथियों के साथ बटुकेश्वर दत्त जी, सुखराम जी और भी कई साथी थे, वहां की दर्शक दीर्घा में जाकर के बैठ गए थे। जब अध्यक्ष ने प्रस्ताव को रखा, उस समय मजदूरों की हालत पर विचार किया जा रहा था और मजदूरों की हालत को देखकर ही, मजदूरों के बारे में इनकी मानसिकता को देखकर ही कम्युनिस्टों ने इन्हें कम्युनिस्ट बनाने का प्रयास किया है। पर वो किस दृष्टिकोण से वहां गए थे, वो उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि हम गूंगी बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए बम लेकर के यहां पर आए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल जी और कई नेता वहां पर खड़े हुए थे, और जैसे ही इन्होंने उस समय बम फेंका था तो सब लोग इधर उधर तितर बितर होकर के भाग गए थे। उस अफरा तफरी में ये भी वहां से भाग सकते थे, परंतु इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये शांत भाव से वहीं खड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, विट्ठल भाई पटेल जी जैसे लोगों ने आगे बढ़कर के इनसे पूछा था कि हम यहाँ पर गूंगी बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य खून खराबा करना नहीं है। हम चाहते तो यहाँ पर बम फेंक करके अनेक लोगों की हत्या कर सकते थे, लेकिन हत्या करना भी हमारा उद्देश्य नहीं था। गूंगी बहरी सरकार के कानों को खोलना हमारा उद्देश्य था। मैं अपने संयोजक महोदय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़े संकेत के भाव से ये बताना चाहूंगा कि जिन गांधी जी ने हमारे इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा, उनको इन शब्दों के चयन से पहले ये विचार करना चाहिए था, यदि वे अपने आप ही अपने बारे में ये घोषणा कर रहे थे कि हम खून खराबा करने के दृष्टिकोण से यहाँ नहीं आए, अपितु हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रही विदेशी सरकार के कानों को खोलने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो यह उनकी देशभक्ति बोल रही थी, आतंकवाद का कोई भाव नहीं बोल रहा था इसके पीछे। जो इस गांधी के लिए सरदार भगत सिंह का विदेशी गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने का ऐसा प्रयास भी हिंसा की दृष्टिकोण से उन्हें आतंकवादी बताता था, उनसे कभी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि उनको बचाने का प्रयास करते। मैं पूर्व में इस पर एक लंबा वक्तव्य दे चुका हूं, व्याख्यान मेरा इस पर हो चुका है कि किस प्रकार गांधी जी के पास अवसर होते हुए भी लॉर्ड इरविन के साथ हो रही वार्तालापों में उनका जिक्र तक करना उन्होंने उचित नहीं माना था कि 4 दिन पीछे या 10 दिन पीछे
मेरे देश के जिन क्रांतिकारियों को आप सजा देना चाह रहे हो, मृत्यु दंड देने की घोषणा करने जा रहे हो, उनको मुक्त किया जाए। उसमें शब्द डाले गए थे कि जो अहिंसक आंदोलन चलाते हुए, यानी कि गांधी की नीतियों में विश्वास रखते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कांग्रेस, उनको ब्रिटिश सरकार छोड़ेगी। तो बात साफ थी कि जो लोग गांधी की नीतियों में विश्वास न रखते हुए क्रांति के माध्यम से, महर्षि दयानंद की विचारधारा के माध्यम से देश के पौरुष और प्रताप का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशियों को देश से भगाने का संकल्प लेकर के कार्य कर रहे थे, अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के चल रहे थे, गांधी उनको बचाने के समर्थक नहीं थे। और यही इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश के महान इतिहास से इन लोगों को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। सीबीएसई एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर के मैं कभी फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित होऊंगा, जहां पर इतिहास के साथ क्रूरता का बर्ताव करते हुए हमारे अनेक क्रांतिकारियों को आतंकवादी शब्द आज तक प्रयोग किया जा रहा है, उसी नाम से उनको पुकारते हैं। जिस देश के क्रांतिकारियों के साथ, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के साथ इस प्रकार का क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया जाता हो, उस देश की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों से क्या शिक्षा ले सकती है, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज के इस क्रांति दिवस के अवसर पर, बलिदानियों के इस बलिदान के दिवस के अवसर पर हम अपने क्रांतिकारियों को जहां नमन करते हैं, वहीं यह प्रतिज्ञा भी लेते हैं, इतिहास में उनका स्थान और सम्मान बनाने के लिए भारत को समझो अभियान समिति का प्रत्येक सदस्य प्राणपण से कार्य करेगा। देश के विद्यालयों में, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास को प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे, जिससे भारतीयता को बल मिले। मैं ये बड़े प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ आपको सादर सूचित कर रहा हूं कि आज भी मेरे पास हमारे मित्तल साहब, सर्वेश मित्तल जी का फोन आया था और 26 मानचित्रों में भारत के इतिहास का सच नामक पुस्तक तुफैल चतुर्वेदी जी ने मंगा करके उसको बड़ी संख्या में बांटने की बात कही है। जो इस तरीके से लोग आपके प्रयासों को लेकर के आगे बढ़ने का हमको सहारा देने के लिए साथ आ रहे हैं, एक शुभ संकेत है। और इस बात का भी संकेत और प्रतीक है कि देश की युवा पीढ़ी और देश के क्रांतिकारी लोग आपकी आवाज को बढ़ाने के लिए आपके साथ में हैं। और ये आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज नहीं, ये हमारे क्रांतिकारियों की आवाज है, ये महर्षि दयानंद की आवाज है, हमारे उन ऋषियों महर्षियों के चिंतन की आवाज है, जो राष्ट्र को जीवंत बनाए रखने के लिए उसकी स्वाधीनता को बनाए रखना आवश्यक मानने का संदेश दे करके, उपदेश दे करके हमारे बीच से गए हैं। उनके उस संदेश को, उनके उस उपदेश को हम अपने इस अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे और सोई हुई भारत की युवा पीढ़ी को जगाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत आभार। और शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जो आपने तथ्य और प्रमाणों के साथ हम सभी को बताया कि सरदार भगत सिंह की 3 पीढ़ियां आर्य समाजी थी, और हमें आपको ये बताने का प्रयास वामपंथियों द्वारा किया जा रहा अनुभव रूप से कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और इसका सब लोग हवाला देते हैं।
और इसी हवाले के जरिए ही वो इस बात को सिद्ध करने का प्रयास भी करते रहते हैं। लेकिन आपने सारे तर्क और युक्ति और प्रमाणों के साथ बात को रखने का बहुत सबको बहुत अच्छा संदेश दिया। किसी के मन में कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो वो पूछ सकता है, स्वागत है उसका। सरदार भगत सिंह के संबंध में कोई भी किसी को कुछ पूछता हो तो पूछ सकता है। ये लोग लाल बहादुर राजपूत जी, आपने कार्यक्रम नहीं सुना लेकिन अभी यूट्यूब पे सुन लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है आज का। आइए पंडित चंद्र शास्त्री जी। जी शास्त्री जी, पंडित जी जी नमस्ते नमस्ते, आइए। अभी हमारे सम्माननीय डॉक्टर राकेश आर्य जी ने बहुत ही सुंदर, जो कि वास्तव में हम इतिहास के वास्तविकता को भूल चुके थे और किन्हीं अपने स्वार्थ की हेतु और इतिहास को विकृत करने के लिए, और अभी कुछ कम्युनिस्टों ने ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की थी कि क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं। तो उसका वास्तविक निराकरण किया कि वास्तविक हमारा इतिहास क्या है, और उस पर सभी एक भारतीय लोग सम्माननीय राकेश जी के ऊपर गर्व करने का विषय है कि उन्हें दूध का दूध और पानी का विश्लेषण अपने साहित्य में किया है। तो मैं सभी इस कार्यक्रम के जो मुख्य हमारे सम्माननीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी एवं पुरुषोत्तम मुनि जी और सम्माननीय डॉक्टर राकेश आर्य जी और हमारे सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी बरेली से, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कुछ पारिवारिक कारणों से नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन बार बार हमारे इतने वास्तव में इनमें एक आर्यत्व का गुण है लखनलाल जी में, बार बार लिखकर मुझे प्रेरणा देते रहते हैं कि जुड़िए जुड़िए, आप जुड़िए, अवश्य जुड़िए। तो वास्तव में यही तो आर्य की परिभाषा है। एक हमारे उपदेशक कहा करते थे, आर्य वो है जो ना सोवे और ना सोने दे, अर्थात जो जो ना सोवे और ना सोने दो। तो वास्तव में यही एक हमारे जो आर्य समाज की एक परिभाषा है और आर्य विचारधारा है, जिसके अंदर आर्य का गुण है। इसके अंदर एक महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक झलक है, जो उनके जीवन को एक अपना आदर्श मान चुका है। वह ना तो सोवेगा और ना सोने देगा। तो मैं ऐसे सम्माननीय रत्नलाल जी को हृदय से आभार उनका व्यक्त करता हूं। और अभी बीच में प्रोग्राम हुआ था, हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब जी भी गए थे, मुझे उसका कोई आभास नहीं था, हो सकता था मैं जा सकता था, तो वह भी मुझे थोड़ा जो है उसको देखने का मिला था। और कोर्ट से हम, क्योंकि अब मैं डॉक्टर राकेश जी से परिचित भी हो चुका हूँ, बरेली आए थे, तो उनका मैं हृदय से आभार करता हूँ बरेली की ओर से कि इतिहास को यदि वास्तव में देखा जाए, जो वर्तमान समय में जो पुनर्जागरण जो कर रहे हैं, वो एक समाज के एक लिए एक नई नींव और नई एक आधारशिला रख रहे हैं, फाउंडेशन रख रहे हैं। तो जितना भी हो सके हम लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए और उनके साथ खड़े होकर उनके मत के साथ उनके द्वारा हमेशा जयघोष करना चाहिए संस्कृति का। तभी हमारा वास्तविकता में कि जो महर्षि जी का एक मिशन था वैचारिक क्रांति, और जो हम भूल चुके थे इतिहास को, उसका हम स्मरण करें और जनता को कराएं। जो अभी भी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अभी बहुत कार्य शेष है, हो सकता है वह पूर्ण होगा। हमारे डॉक्टर साहब जी भी और सभी उसमें लगे हुए हैं, सभी को कोर्ट से नमन। जी बहुत बहुत आभार। चलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ
सम्मानित श्री हमारे विजय अनिल नरोला जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन सुभाष चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। कैप्टन सुभाष चंद्रा जी, जी चंद्रा जी। नमस्कार लखन जी, काफी दिन बाद जी, मुलाकात हो रही है। आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, थोड़ा बेहतर है पर अभी भी 100% नहीं कह सकता, चलिए कोई बात नहीं। तो चलेगा। वैदिक नववर्ष की हार्दिक बधाई आपको, अब ठीक हो जाओगे। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी को भी वैदिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब को सुनना तो हमेशा ही एक तथ्यात्मक रूप से इतिहास को जानना होता है, और बहुत ही गर्व, मैं कहूँगा कि गहराई से उन्होंने अध्ययन करके हम लोगों के सामने जो तथ्य रखे हैं वो समझने लायक हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम लोग आपस में मिलकर के बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग आगे की तरफ पहुंचेंगे, और जो हमारा अभियान है वो लोगों तक पहुंच करके सही और तथ्यात्मक जानकारी वहां तक पहुंचाएगा। तो धन्यवाद लखन जी आपको कि आप सबको जोड़े हुए रखते हैं, एक तरह से बातचीत करके, जैसा शास्त्री जी ने बताया कि सभी को कुछ ना कुछ कह करके आप साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आइए सम्मानित नरोला जी। परम आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखन जी, कैप्टन सुभाष चंद्र जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और चंद्रदेव शास्त्री जी, सबको सादर प्रणाम। डॉक्टर राकेश आर्य जी का प्रत्येक व्याख्यान जो है वो न केवल इतिहास की परतें उखाड़ के हमें बताता है, बल्कि वो हर व्याख्यान इनका ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक महत्व का रखता है, जो हमारे मन में बड़ी शीघ्रता से घर कर जाता है। वास्तव में आज भगत सिंह जी के बारे में जो इन्होंने अनसुनी बातें बताई, उनका जीवन व्रत के बारे में डिटेल से जो विस्तृत रूप से बताया, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। वास्तव में भगत सिंह थे इसी व्यक्तित्व के धनी। इस बारे में मैं भी एक दो शब्द ये जोड़ना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। तो आज लखन जी आपके सौजन्य भी एक छोटा सा मेला हम लोगों ने भी लगाया हुआ है भगत सिंह जी के लिए, जिसमें 40-45 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। वास्तव में ये आपके ऊपर तो बहुत इसी सबका भार रहता ही है, और आप बड़ी अच्छी तरह इसका संचालन भी करते हैं। तो भगत सिंह जी का ये भी कहना था कि अंग्रेजी शासन के लिए उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजी सरकार जो है मुझे मार सकती है, मेरा मर्डर कर सकती है, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकती। ये मेरी शरीर को खत्म कर सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को खत्म नहीं कर सकती। तो बहुत ही आदर्श विचार थे उनके। और उनकी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इन्हीं के बारे में, तो उसमें दिया हुआ था कि भगत सिंह के आदर्शों का अगर हमें पालन करना है तो हमें यह सोचना चाहिए कि उनका कहना था कि आप अपने जीवन के कोई लक्ष्य तय करें। जैसे उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया हुआ था कि देश की सेवा करनी है, देश के लिए चाहे प्राण भी चले जाएं तब भी उसकी चिंता नहीं करनी। सजा की भी परवाह नहीं की उन्होंने कि भाई क्या सजा मिलेगी, और कोई माफी वगैरह नहीं मांगी उन्होंने। और जो सजा उनको दी गई बड़ी हर्ष से उन्होंने मर मिटने की कसम खाई थी, उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपने सभी सुखों का, पारिवारिक सुखों का, अपने सुखों का, भौतिक सुखों का, सबका त्याग किया। और उनका पढ़ने का बड़ा उनका मन होता था, हमेशा वो पुस्तकें पढ़ा करते थे, जेल में भी पढ़ने का काम करते थे। और उनका एक कहना ये था कि हमें सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हमें वो अनुशासन की आवश्यकता है, कि प्रत्येक मनुष्य को अनुशासन जरूर होना चाहिए। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम देश की सेवा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अगर हम उनके विचारों पर चलें तो यही वास्तव में हमारी उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और लखन जी, आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे डॉक्टर राकेश जी। भगत सिंह के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी सूचनाएं हम लोगों को दी, और हमारा सौभाग्य विषय है कि 2005 में भगत सिंह के भाई कुलवीर सिंह और उनकी बहन प्रकाश कौर हमारे बरेली अस्पताल में, जहां हम पहले काम किया करते थे, वो आए, और हमारे फिजिशियन मित्र महेश गुप्ता जी और हम लोगों के द्वारा हमने टेस्ट किया, तो उन्होंने हमें खुद बताया। तो उसको मिलके हमारा जो प्रसन्नता
हुई कि ये भगत सिंह के भाई है और ये उनकी बहन है प्रकाश कौर, तो वो हम क्षण कभी नहीं भूल सकते और वो क्षण अभी भी जीवंत हो रहे हैं। तो भगत सिंह के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कमी है, और राकेश जी ने संक्षिप्त तरीके से बहुत सी अच्छी चीजें बता दी जो कि हर एक को याद करना चाहिए। और भगत सिंह का जन्म दिवस हमको 18 अक्टूबर को मनाना है, ये भी हमने नोट कर लिया। 18 सितंबर को शंकर शाह और उनके 2 पुत्रों का बलिदान दिवस है, वो भी हमने नोट कर लिया, वो आपको हम दोबारा रिमाइंड कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आर्य पुरुषों को, डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखनलाल आर्य जी जो हमारे मुख्य प्रोधा है इस प्रोग्राम के, चंद्रदेव शास्त्री जी हमारे बरेली वाले, अनिल अरोला जी, सबको बहुत सा कोट सा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बहादुर सिंह राजपूत जी हमारे शिक्षक साथी अभी लास्ट में जुड़े हैं, आ जाइए एक बार। लाल बहादुर शास्त्री जी नमस्ते आइए। सर। आइए, नमस्ते लाल बहादुर सिंह जी, कैसे हो? हाँ नकल जी, नमस्ते। आइए 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 जी। हाँ बताएं सर। बस अभी अभी जुड़े हैं आप, आखिरी में है ना? हाँ, अभी बाहर से आ रही थी अभी। चलो हाँ, आगे से समय से जुड़ना, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान था आज का। फेसबुक पे आपका तो हर एक क्षण, हर एक बहुत ही जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात रहती है। जब भी आपसे जुड़ते हैं तो एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। एक तो सर आपको देखते ही बहुत अच्छा लगता है, पहले तो कि आप भारतीय संस्कृति की जड़ों से आप अपने गहरी से जुड़ने का आप मौका देते, सबको आप भी जुड़े, हम लोगों को भी मौका देते हैं कि ऐसा मंच प्रदान करते हैं जिससे एक राष्ट्रीय चेतना का एक सतत निरंतर विकास होता रहे। ये हमारा सौभाग्य है, पूर्व जन्मों का कोई कर्म रहा होगा हमारा कि आप जैसे सत्संग मिलने का, सत्संग में हमें जीवन गुजारने का कुछ क्षण प्राप्त हुए। नहीं लाल बहादुर जी, ये निश्चित रूप से हम सभी के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा है। राकेश कुमार जी जैसे सुप्रसिद्ध इतिहासकार और यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने आप में सब कोई ना कोई किसी ना किसी उसमें विशेषज्ञ है, मैं आपको बता दूं। और अभी देख रहे थे कैप्टन सुभाष चंद्रा जी को सुन रहे थे आप, उसके पहले हमारे अनिल नरूला जी है, वो बैंक से सेवानिवृत्त हैं, वो अपने आप में ही शख्सियत है। वेद प्रकाश शर्मा जी MBBS डॉक्टरों को पढ़ाने वाले हैं, और हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी राष्ट्र को नई नई ऊर्जा देने के लिए नए नए कार्यक्रम करते रहते हैं। आइए डॉक्टर पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, आइए। धन्यवाद आर्य रतन जी। आइए। सभी अमर शहीदों को बहुत बहुत, अमर शहीद नहीं अमर बलिदानी, जो मातृभूमि के ऊपर शीश जिन्होंने चढ़ा दिया, ज्ञात अज्ञात सभी को नमन करते हैं। करोड़ों भारतवासियों ने देश की संस्कृति और स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपना बलिदान दिया। उसी कड़ी में आज सरदार भगत सिंह के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत बातें बताई। ज्ञात बातें हैं, कुछ अज्ञात बातें को भी पता पड़ा, और डॉक्टर साहब अनुसंधान कर रहे हैं। अभी 12 फरवरी को हम दिल्ली में मिले थे सभी से, वैसे तो ऑनलाइन मीटिंग पे मिलते हैं, और मेरे को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे यहाँ वैशाली नगर में 200 कुंडीय हवन हुआ था, जिसमें मुनि सत्यजीत जी यज्ञ के ब्रह्मा थे और विभिन्न आर्य समाजों से गणमान्य अतिथि आए थे। उन सबको डॉक्टर साहब की जो पुस्तिका जो दिल्ली में दी थी, वो मेरे पास अंतिम 20-25 प्रतियां बची हुई थी, जिनमें से लगभग सभी अतिथियों को हमने एक एक प्रति दयानंद जी की तस्वीर के साथ में भेंट की है। जी। और अब पुस्तकें और मंगवानी होंगी आपसे। पैसा लगे ना, पैसा बिना पैसे के नहीं मिले अब। अरे अजय साहब बिल्कुल पैसे देंगे, ऐसी बात थोड़ी, आपने तो बड़ी वैसी बात कर दी साहब। और मैं तो उन सब पुस्तकों के पैसे हम इसमें समझौता नहीं करते हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, जो कहेंगे सत्य कहेंगे। नहीं बिल्कुल साहब, वो तो भाई जो कागज है छपाई है उसका पैसा तो लगाइए, वो तो देंगे ही, क्यों नहीं देंगे। हाँ ऐसा तो मिल जाएंगे आपको बड़े भाई, चिंता नहीं करो। हाँ तो ये एक तरह से डॉक्टर साहब का उनका नाम भी गया, अपने जो आप जो मंच पे अभियान चला रहे हो उसका संदेश भी जाएगा इन लोगों के पास, और इनके माध्यम से और भी बहुत से लोगों के पास जाएगा।
ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आपका प्रोग्राम सतत चलता रहे, ईश्वर आपके ऊपर और हम पे कृपा बनाए रखे और हम अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ हमने जोड़ सकें। देखिए, हमने पंडित चंद्रदेव शर्मा जी का मन पढ़ करके ये बता दिया था कि वो नित्य नए नए ऊर्जा के कार्य करते रहते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार की तरह हम भी पर्चा बना देते हैं, बस हम लिखते नहीं है, बना देते ऐसे बता देते हैं कि अब क्या कहने वाले हो बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे भी मानते हो, ईश्वर की आप कृपा मानते हो है। कि नहीं मानते हो? अजी साहब बिल्कुल बोलो मानते हैं एक बार आपके लखन ऊपर। लाल की जय। जय हो लखन लाल की। आप लखन के ऊपर तो पूरे पृथ्वी का आधार है साहब, शेषनाग के अवतार हो आप तो। अब इस पे हमारे बड़े भाई राकेश शर्मा जी की हल्की सी टिप्पणी चाहेंगे हम। हाँ जी, ठीक। अभी धन्यवाद साहब, सबको सबको हार्दिक प्रणाम। जय श्री राम। अभी जो आदरणीय चंद्रदेव जी कह रहे थे कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, तो कुछ समय पहले तक एक था जय किसान, जय जवान जय किसान। अटल जी ने उसमें जोड़ा था जय विज्ञान, और मोदी जी ने भी उसमें जोड़ा। अब मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, इनके बारे में एक सेंटेंस और जोड़ लिया जावे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारे लखनलाल जी के बारे में ना सोऊंगा ना सोने दूंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चलिए, खैर, हम सभी लोग इसी प्रकार से हंसते हंसाते रहे, स्वस्थ बने रहें, ताकि हमारे कैप्टन सुभाष चंद्र जी जल्दी स्वस्थ होकर के प्रतिदिन जुड़ने लगेंगे। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। श्री राम की जय। शुद्धानंद की जय। श्री आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, हिंदुओं के महाकुंभ की जय हो। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। ध्वनि सबको नमस्ते जी। सभी माइक खोल दिए हमने, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। सभी को नमस्ते जी। रियांश नमस्ते। रियांश डॉक्टर साहब जी नमस्ते। रियांश नमस्ते। नमस्ते 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 रियांश जी। नमस्ते शर्मा जी। दादी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते राजेश्वर जी। नमस्ते नमस्ते लाखन भैया। नमस्ते राजेश्वर जी। जब आप कहते हो नमस्ते लाखन भैया तो मजा आ जाता है। एक तो हैदराबादी है हमारे बीच में। चलिए राजेश्वर जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।